हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आदिक्षम कॉमर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास 12th की वेस्ट बंगाल बोर्ड की थर्ड चैप्टर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच की अवधारणा का महत्व यानी इम्पोर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ को हम लोग समझ लिए थे और पढ़ भी लिए थे। तो आइए हम लोग आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हिंदी में मांग की लोच का महत्व कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मांग की लोच का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका हर सेक्टर में कहाँ कैसे इम्पोर्टेंस है, मतलब कोई भी चीज़ में इसका इम्पोर्टेंस कैसा है। तो पहले देख लेते हैं इसके कितने सारे सेक्टर्स होते हैं। टोटल इसके 5 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है हम लोग का मूल्य निर्धारण में यानी कोई भी सामान है उसका प्राइस फिक्स करने के लिए। सेकेंड है हम लोगों का थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के सिद्धांत में। थर्ड है यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट यानी सरकार के लिए महत्व। फोर्थ है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हिंदी में विदेशी व्यापार में। एंड लास्ट वन है हम लोगों का इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। परिवहन उद्योग में। ये 5 इम्पोर्टेंस को हम लोग समझेंगे। कौन कौन से हैं? मूल्य निर्धारण में यानी किसी भी सामान का प्राइस फिक्स करने में कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण के सिद्धांत में कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इम्पॉर्टेंस है। यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट यानी सरकार के लिए महत्व, सरकार के लिए कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इम्पॉर्टेंस है। फोर्थ वन है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार के लिए कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है हम लोग का इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री यानी जो परिवहन उद्योग है यानी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ये सब चीज़ का जो इंडस्ट्री है उसके लिए कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पॉर्टेंस है, उसके लिए कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम करती है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके कि इस सब चीज़ का मतलब क्या है। सो फर्स्ट है हम लोग का मूल्य निर्धारण में यानी किसी भी सामान का प्राइस फिक्स करने के लिए। इसमें क्या होता है,
कोई भी प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में उत्पादक कहते हैं। सपोज आप ही प्रोड्यूसर है, यानी आप किसी सामान का उत्पादन कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोड्यूसर जब भी कोई भी वस्तु का उत्पादन करता है और जब उसका प्राइस फिक्स करता है, कोई भी सामान का प्राइस फिक्स करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माइंड में रखना पड़ता है। यानी प्रत्येक प्रोड्यूसर को अपनी वस्तु का प्राइस फिक्स करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइंड में रखना पड़ता है। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी वस्तु का प्राइस फिक्स करने के लिए कैसे यूज़फुल होता है? अगर वस्तु का डिमांड बेलोचदार है, यानी इनइलास्टिक है। अब ये बेलोचदार का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ही समझाई थी। बेलोचदार का मतलब होता है किसी भी सामान का प्राइस अगर बढ़ता है या घटता है तो उसका डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डिमांड क्या होता है? नो चेंज होता है। ये कहलाता है बेलोचदार। यानी बेलोचदार इनइलास्टिक क्या है? अगर किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है या घटता है, चाहे प्राइस में किसी भी तरह का चेंज हो, लेकिन उसका प्रभाव डिमांड पर नहीं पड़ता है। अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड जैसे का वैसा ही रहेगा, अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी इनइलास्टिक मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़े या घटे, इसका प्रभाव वस्तु का डिमांड में नहीं पड़ता है। वो कहलाता है हम लोग का इनइलास्टिक, यानी बेलोचदार। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फर्स्ट इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे मूल्य निर्धारण में, यानी फिक्स प्राइस। तो इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रत्येक प्रोड्यूसर को अपनी वस्तु का प्राइस तय करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माइंड में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? अगर वस्तु का डिमांड इनइलास्टिक बेलोचदार है तो प्राइस क्या होगा? ज़्यादा रखा जाएगा। प्राइस क्या होगा? ज़्यादा रखा जाएगा। अगर किसी वस्तु का डिमांड बेलोचदार है तो उसका प्राइस ज़्यादा रखना पड़ता है। क्यों ज़्यादा रखना पड़ता है? क्योंकि जो बेलोचदार वस्तुएं होती हैं, सपोज हम लोग का जो बेसिक नीड्स है, चावल, दाल, सब्जी, ये सब कुछ बेलोचदार में काउंट होती है। क्योंकि अगर इनका प्राइस ज़्यादा भी रहे तो भी हम लोग इसको क्या करेंगे? खरीदेंगे। इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर जब भी किसी भी सामान का प्राइस फिक्स करता है तो वो पहले देखता है कि ये जो वस्तु का डिमांड है वो बेलोचदार है या लोचदार है। बेलोचदार का मतलब क्या होता है? प्राइस में कोई भी परिवर्तन हो उस पर डिमांड का कोई असर नहीं पड़ता है। और लोचदार मतलब क्या होता है? लोचदार का मतलब होता है अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? तो इसलिए प्रत्येक प्रोड्यूसर को अपनी वस्तु का प्राइस फिक्स करते समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच को विचार को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वस्तु का डिमांड बेलोचदार है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर वस्तु का डिमांड इलास्टिक यानी लोचदार है तो उसका प्राइस क्या होगा? उसका प्राइस कम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी वस्तु का डिमांड बेलोचदार है, यानी अगर उसका प्राइस बढ़ता है या घटता है तो उसका डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसके प्राइस को ज़्यादा ही रखेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। लॉस में तो थोड़ी ना जाएगा, प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उन सामानों का उसको प्राइस ज़्यादा रखेगा जिसका वो मार्केट में इनइलास्टिक डिमांड होती है। क्योंकि सामान का प्राइस बढ़े या घटे, इससे डिमांड में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है तो वो प्राइस का दाम ज़्यादा ही रखेगा। और वे सारी चीज़ें जिनका डिमांड
प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ऐसे सामानों में वो प्राइस कम रखेगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहेगा, अपने जो गुड्स है उसको सेल करना चाहेगा। तो इस मामले में क्या करेगा, वो प्राइस कम कर देगा। प्राइस कम होने पे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो यही होता है मूल्य निर्धारण में, यानी फिक्स प्राइस करने में। तो क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। प्रत्येक प्रोड्यूसर को अपनी वस्तु का प्राइस फिक्स करते समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के विचार को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर वस्तु का डिमांड इन इलास्टिक यानी बेलोचदार है तो प्राइस ज़्यादा रखी जा सकती है। इसके ऑपोजिट अगर इलास्टिक यानी लोचदार है डिमांड, तो वस्तुओं की प्राइस क्या होगा, कम रखना पड़ता है। यही कहलाता है मूल्य निर्धारण में। क्लियर। सेकेंड है हम लोग का थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण के सिद्धांत में। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन के विभिन्न साधनों के प्राइस निर्धारण में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की धारणा का विशेष महत्व है। यानी प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, कोई भी सामान बनाएगा, बनाते समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तो ध्यान में रखेगा ही, जो मैं अभी बताई थी। लेकिन वो उन सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा जिसकी मांग इन इलास्टिक होती है, जिसकी मांग वो बेलोचदार होती है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा लगाएगा तथा उन वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ताकि उससे क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जब भी जो प्रोड्यूसर होता है उन साधनों को ज़्यादा परिश्रमिक देता है, यानी परिश्रमिक मतलब क्या, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, देने को तैयार हो जाता है, जिसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। तथा जिन साधनों की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है, यानी 1 रुपया 2 रुपया चेंज होने पर उसका डिमांड में काफ़ी हद तक कमी आ जाए, ऐसे उन्हें कम परिश्रमिक दिया जाता है। यानी जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो उन साधनों पर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, जिससे उनको संभावना रहती है कि नहीं, ये इन इलास्टिक है, इस वस्तु की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, मतलब इसका प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए उसका डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो वो उन वस्तुओं का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, प्लस उन वस्तुओं पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट भी करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर इस वस्तु का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, इससे क्या होगा, उनका बिजनेस अच्छा से चलेगा। तो इसलिए जो भी प्रोड्यूसर होता है वह उन साधनों को ज़्यादा परिश्रमिक यानी एफर्ट या पैसा इन्वेस्ट देने को तैयार हो जाता है, जिनकी डिमांड मार्केट में इन इलास्टिक होती है। तथा इसका ऑपोजिट, जिन साधनों का डिमांड, जिन वस्तुओं का डिमांड बहुत ही मतलब ज़्यादा इलास्टिक होती है, बहुत ज़्यादा लोचदार होती है, यानी इलास्टिक होती है, उन पे उनका मतलब उन पे कम परिश्रमदायक यानी कम एफर्ट दिया जाता है, कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है तथा कम से कम प्रोडक्शन किया जाता है। ये होता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, प्रोडक्शन के विभिन्न साधनों के प्राइस निर्धारण में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की धारणा का विशेष महत्व होता है। कैसे, प्रोड्यूसर उन साधनों को ज़्यादा मतलब उन साधनों पे ज़्यादा परिश्रमिक यानी एफर्ट देता है, उन साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाता है, उन वस्तुओं के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करता है या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कराता है, जिनका मार्केट में उनका डिमांड क्या हो, इन इलास्टिक हो,
क्यों करवाता है? क्योंकि उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। क्लियर? तथा जिन साधनों का डिमांड मार्केट में लोचदार यानी इलास्टिक होती है, उन पे कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनको मार्केट में कम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्लियर? तो मूल्य निर्धारण में मतलब फिक्स प्राइस करने में और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों टर्म्स हम लोग की क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग का थर्ड पॉइंट है यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए महत्व। यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सरकार के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट होती है। क्लियर? यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए महत्व, यानी सरकार के लिए जब गवर्नमेंट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या महत्व है। एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर यानी एक अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर का यह प्रयास रहता है कि सरकार को अधिक से अधिक इनकम प्राप्त हो। यानी एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर, जो हम लोग की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, तो एक किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी सरकार की एक अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर का यह प्रयास रहता है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो। इनकम क्यों प्राप्त हो? अगर इनकम प्राप्त होगा, सरकार को अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त होगा तो वो क्या करेगी? वो सबका इनकम अच्छी तरीके से सबको जितने भी सारे लोग हैं उन सबकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे तथा सबको समान रूप से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यही बताया जा रहा है कि किसी भी देश की, किसी भी सरकार की एक कुशल अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर का यह प्रयास रहता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो और इकॉनमी में वेल्थ यानी धन और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो इनइक्वालिटी के साथ होता है, यानी किसी को ज़्यादा मिलती है तो किसी को कम मिलती है, ये पूरा जल्द से जल्द खत्म हो जाए यानी दूर हो जाए। तो सरकार जब टैक्स लगाते समय, सरकार जब किसी वस्तु पर टैक्स लगाते समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ध्यान में रखती है। कैसे ध्यान में रखती है? अगर किसी वस्तु का डिमांड मार्केट में लोचदार है यानी इलास्टिक है तो उन पर टैक्स लगाना उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम हो जाने का मतलब क्या है? लोग इसे कम खरीदने लगते हैं। अगर सपोज सरकार मार्केट में जिस सामान का डिमांड इलास्टिक है उस पर अगर टैक्स लगाएगी तो सरकार को सही समय पर इनकम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही अगर सामान का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग उसको लेना, उसका डिमांड को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो ऐसी वस्तुओं पर टैक्स लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार क्या करती है? टैक्सेस के थ्रू ही अपना इनकम जनरेट करती है। टैक्सेस के थ्रू ही हम लोग सरकार को इनकम होता है और उसी इनकम से क्या करती है सरकार? लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करती है। तो इसीलिए जब भी सरकार किसी भी वस्तु पर टैक्स लगाती है तो टैक्स लगाते समय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माइंड में रखती है। कैसे माइंड में रखती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माइंड में रखती है कि कौन सा सामान मार्केट में इलास्टिक है और कौन सा सामान मार्केट में इनइलास्टिक है यानी बेलोचदार है। ठीक है, सरकार उन सामानों पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगी जिनका मार्केट में डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। उनको पता ही है अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाता है तो इसका डिमांड कम नहीं होगा, इसलिए ऐसी वस्तुओं पर वे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगी, क्योंकि इनका डिमांड, अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे? इसका डिमांड को कम नहीं करेंगे, और अगर डिमांड कम नहीं होगा तो क्या होगा? इनका टैक्स का जो सरकार का जो इनकम है वो होते ही रहेगा। क्लियर? तो किस तरह से ये सरकार के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पॉर्टेंट है।
सरकार टैक्स लगाते समय इस बात का ध्यान रखती है कि वस्तु की इलास्टिसिटी डिमांड कैसी है। इलास्टिक सामानों पर टैक्स लगाना ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार सरकार किन सर्विसेज को सार्वजनिक घोषित करके उनका स्वामित्व एवं प्रबंधन यानी मैनेज अपने हाथों में ले, यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर निर्भर करती है। क्लियर? तो हम लोग का फोर्थ पॉइंट है फॉरेन ट्रेड, यानी इसे इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हैं या हिंदी में इसे विदेशी व्यापार कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की धारणा विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज का निर्माण करने में भी संबंध रखता है। यानी जब भी हम लोग जो कंट्री होता है, फॉरेन मतलब क्या हो गया? फॉरेन का मतलब ये हो गया कंट्री के बाहर, यानी जो हम लोग का देश है इंडिया, इंडिया के बाहर अगर हम लोग व्यापार करते हैं तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉरेन ट्रेड में जिस तरह से हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, फॉरेन ट्रेड किस तरह से किया जाए, ये सब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ध्यान में रख कर ही किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से ही यह तय किया जाता है कि किन वस्तुओं का इंपोर्ट किया जाए या एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। सपोज हम लोग का देश में गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन कम होता है, तो हम लोग का क्या होगा? गेहूं का उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इससे लोगों की नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉरेन से जाकर खरीदेंगे, अदर कंट्रीज से जाकर हम लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हम लोग को पता है ये लोगों का बेसिक नीड्स है। अगर इसको हम लोग अपने कंट्री में बेचेंगे तो इसका डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। क्योंकि अगर इसका दाम बढ़ भी जाता है, अगर हम लोग गेहूं को 10 रुपये किलो ना करके 20 रुपये का किलो भी बेचेंगे तो लोग इसे खरीदेंगे, क्योंकि ये उन लोग का बेसिक नीड्स है। तो इसीलिए कहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको अदर कंट्री यानी फॉरेन से खरीदेंगे, यानी इंपोर्ट करेंगे। यानी यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में किस तरह से हेल्पफुल होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की धारणा विदेशी व्यापार की नीतियों का निर्माण करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण है। इस धारणा की मदद से ही यह तय किया जाता है कि किन वस्तुओं का इंपोर्ट किया जाए और एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग का लास्ट पॉइंट है इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, यानी परिवहन उद्योग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भाड़े की रेट तय करने में भी सहायक होती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? वाहन, व्हीकल्स, इन सब चीज़ों का भाड़ा, यानी जो हम लोग रेट देते हैं, रेंट देते हैं। सपोज ट्रेन में जाते तो 5 रुपये का टिकट, 10 रुपये का टिकट कटा के जाते हैं। तो यही सब भाड़ा तय करने के लिए भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माइंड में रखकर रेट फिक्स किया जाता है। कैसे? जिन सामानों का ट्रांसपोर्टेशन डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें ट्रक द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। सपोज कोई एक सामान है, उसे ट्रक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? रेल का यूज़ करेंगे। ये ट्रक से हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग रेल का यूज़ करेंगे, मतलब ट्रेन से उसको लेके जाएंगे। तो ट्रेन का डिमांड क्या हो गया? इनइलास्टिक हो गया। क्योंकि अगर कोई सामान ट्रक से हम लोग लेके नहीं जा सकते तो हम लोग के पास केवल एक ही ऑप्शन आता है, उसको ट्रेन से लेके जाए। तो ट्रेन का दाम, ट्रेन का भाड़ा अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे? ट्रेन से ही लेके जाएंगे। यानी ट्रेन का डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। क्लियर? ऐसी वस्तुएं जिन्हें ट्रक द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता है, रेलवे उसके भाड़े के रेट तय करेगी। क्योंकि उस वस्तु के लिए रेलवे सेवा, जो ट्रेन का जो सर्विस है, उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बेलोचदार होती है। क्लियर? तो
इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री यानी परिवहन उद्योग में कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भाड़े की दर यानी रेट तय करने में भी सहायक होती है। जिन सामानों का ट्रांसपोर्टेशन डिमांड इन इलास्टिक होती है उनका भाड़ा ज़्यादा रखा जाता है, और जिन सामानों का डिमांड ज़्यादा लोचदार होता है उनका भाड़ा कम रखा जाता है। जैसे हम लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहीं जाना चाह रहे हैं, प्लेन से सफ़र करना चाहे तो प्लेन का कॉस्ट क्या है, ज़्यादा होता है। लेकिन उस जगह पे हम लोग सपोज़ हम लोग को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के लिए एरोप्लेन भी ऑप्शन है, वाहन है, और हम लोग का ट्रेन भी ऑप्शन है। तो हम लोग किस को चूज़ करेंगे, जिसका प्राइस कम होगा। सपोज़ हम लोग ट्रेन से भी दिल्ली जा सकते हैं और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, लेकिन एरोप्लेन का दाम क्या होगा, प्राइस ज़्यादा होगा उसका टिकट का प्राइस, और ट्रेन का टिकट का प्राइस कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका प्राइस कम होगा उसका डिमांड को बढ़ा देंगे, यानी हम लोग ट्रेन का यूज़ करेंगे ना कि एरोप्लेन का। क्लियर। तो ये रही हम लोग की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इम्पोर्टेंस। कौन कौन से हैं, मूल्य निर्धारण में, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसका काइंड्स, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इस पॉइंट में, अगर इस जो कॉन्सेप्ट में किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर कोई जो मतलब थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछिएगा, हम लोग जल्द से जल्द उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।